और हवेली वालों ने गोलियां दाग कर मुकाबला करने का ऐलान कर दिया था। यह हमारी खुशकिस्मती थी कि उल्टा लटकाए जाने के दौरान में मुझे या सुल्तान शाह को कैद नहीं हुई थी, इसलिए हमारे पेट भरे हुए थे। बड़ी काब को खाली करने के चक्कर में हम चारों ने पुरखोरी का मुजाहरा किया था, इसलिए किसी को भूख नहीं लग रही थी। अलबत्ता रात की बसियार नोशी के वजह से वीरा को प्यास सताने लगी थी। अंधेरे में दिया सलाई की रोशनी और जलती हुई सिगरेट के रोशन शरारे को देख लिए जाने के खौफ से मैंने रात भर सिगरेट नोशी से एहतजाज किया था। सूर्य की रोशनी में वो खतरा नहीं रहा था। मैंने अपने लिए सिगरेट सुलगाई तो वीरा ने भी बेताबाना अंदाज में एक सिगरेट मांग ली। सुबह का मलगा उजाला बहुत तेजी के साथ चमकती धूप में बदलता चला गया। मेरे लिए एक एक लम्हा साफ शिकन साबित हो रहा था। आखिरकार बाहर से बहुत बड़े शोरगुल के साथ जबरदस्त फायरिंग शुरू होगी। जवाब में होने वाली फायरिंग ने कयामत का समा बांध दिया। इस बार हैजानी शोर में कर्मनाक इंसानी चीखें भी शामिल थीं। इंसानों की आजादी और बहबूद के नाम पर खून की होली खेलनी शुरू की जा चुकी थी। इस बारे में बैठकर मैं बाहर की सूरत हाल के बारे में सिर्फ क्यास सराहियां ही कर सकता था, और वो क्यास बहुत लर्जा अंगेज था। फायरिंग में मिले जुले हथियार इस्तेमाल हो रहे थे। हमलावरों की तरफ से शायद रॉकेट लॉन्चर्स भी इस्तेमाल किए जाने लगे थे। सन्नाटे की आवाजों के साथ हल्के धमाके सुनाई देने लगे थे। उनके जवाब में हवेली वालों ने भारी हथियार आजमाने शुरू कर दिए थे। उनकी घनघरी से बाड़े की चौड़ी दीवारें तक लरज रही थी। फायरिंग और बारूदी धमाकों की शिद्दत से अंदाजा हो रहा था कि बाहर घुमसान का रन पड़ चुका था। हम सब एक जगह जमा हुए थे। खुदा की पनाह, वीरा बुड़बुड़ाई। यूं मालूम होता है जैसे आज गालान की पूरी आबादी निस्तो नाबूद हो जाएगी। आबादी वाले हिस्से में तो अब तक बहुत बड़ी तबाही फैल चुकी होगी। ये सब मकाफाते अमल का एक हिस्सा है। मैंने सर्द लहजे में कहा, ये लोग नाकाबिले तस्खीर पहाड़ों में बैठकर हमारे शहरों में मौत की सौदागरी कर रहे हैं। इस वादी में तैयार होने वाली हेरोइन न जाने कितने जवानों को कराहत अंगेज मौत की अंधी वादियों में धकेल चुकी है। आज इनका भयानक जुर्म इनके सरों पर मौत का शैतानी नाच नाच रहा है। जिन खुदगर्ज दरिंदों के सामने दुनिया का हर कानून बेबस हो चुका है, उनकी सरकोबी के लिए कुदरत का अपना कानून हरकत में आ चुका है। देख लो कि अफीम पैदा करके हेरोइन कशीद करने वाले आज आपस में टकरा रहे हैं। यह लड़ाई शायद अंधेरा फैलने से पहले अपने अंजाम को पहुंचाएगी, लेकिन ये लोग बरसों अपने जख्म चाटते रहेंगे। मुझे अपनी आफियत की फिक्र है, और तुम इस कड़े वक्त में भी ये सोच रहे हो? वीरा ने हैरत से आंखें फाड़ कर कहा, यहां बसने वाले सब लोग मौत के सुदागर नहीं है। ये धंधा तो पाइंदा गुल चला रहा है। बागियों की नजरें भी हेरोइन की अंधी आमदनी पर लगी हुई हैं। मैंने जहरीली हंसी के साथ कहा, यह सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। हर शख्स हेरोइन की तबाहकारियों से वाकिफ है, इसलिए इन पहाड़ों में एक ग्राम हेरोइन भी इस्तेमाल नहीं होती। पत्थर के आरामदेह और खूबसूरत मकानों में दिन रात अपनी औरतों और बच्चों के साथ मस्त रहने वाले ये क्यों नहीं सोचते कि पाइंदा गुल उनसे कोई काम लिए बगैर इन्हें सारी आसाइशें कहां से फराम करता है। ये सब इस जुर्म में शरीक है। इन्होंने अपनी ऐशो आराम के लिए दूसरों को तबाह करने पर कमर बांधी हुई है, और आज इनकी तबाही की बारी आ चुकी है। तुम खामोशी से तमाशा देखती रहो। शायद इस घरौने धंधे का यही एक रुख आज तक मेरी निगाहों से ओझल था, जो अब सामने आ गया है। डैनी, अचानक बाहर से एक बिगड़ी हुई और वहशत ज़दा आवाज गूंजी। मैं कंदूर खान हूं। भागते हुए कदमों की आवाज के साथ कोठड़ी का दरवाजा खुला और कंदूर खान अबतर हालत में बाड़े में आ गया। उसकी राइफल की नाल और लिबास से मिले जुले बारूद की तेज बू आ रही थी। हम चारों ने भरपूर तजस्सुस के साथ उसे घेर लिया। वो चढ़े हुए सांसों के दरमियान बोला, बहुत लोग मर रहे हैं। हमारे सरदार सिबगतुल्लाह ने अपने आदमियों का हौसला बढ़ाने के लिए सामने आने का फैसला कर लिया। अब हवेली में भी बारूद चलेगा। तुम लोग बाहर आकर रादारियां संभाल लो। जो भी इधर का रुख करे उसे गिरा दो। हमारे आदमी इधर नहीं आएंगे। हम सब पाइंदा गुल का घेराव करेंगे। उसकी लाश गिरते लड़ाई बंद हो जाएगी। सिबगतुल्लाह का नाम सुनते ही मुझे ज़हनी झटका लगा। पिछली रात तक वो किसी खुशामदी की तरह पाइंदा गुल की खुशनुदी हासिल करने में लगा हुआ था, लेकिन दरपर्दा उसके खिलाफ साजिश का जाल बुन रहा था। वो बादरानी था और उसने सोचे समझे बगैर मुझे काब उल्टी करके अपना पैगाम पहुंचाने का मशवरा दिया था। संदल खान ने बिल्कुल सही कहा था कि बादरान वालों का खुफिया तरीका था, और हवेली में मौजूद कोई बादरानी पाइंदा गुल से नमक हरामी कर रहा था। कंदूर खान इस वक्त आसाब ज़दा हो रहा था। वो मुझे तकरीबन खींचता हुआ अपने साथ राहदारी में ले गया। बस ये तुम्हारा मोर्चा है, यहाँ डट कर आने वालों का मुकाबला करो। वो मेरा जवाब सुने बगैर दौड़ता हुआ वापस चला गया। सुल्तान शाह फाजल राउंड्स और मैगजीन का थैला कोठड़ी में ले आया था। हम सब ने अपने लिबासों में फाजल राउंड भरने शुरू कर दिए। भरे हुए मैगजीन कम हिस्सों में उड़स लिए गए और हमने राहदारी के दोनों सिरों पर अपनी नजरें जमा दी। बाहर से आने वाली आवाजें अपने अरूज पर थी। छोटे और बड़े बोर के हथियार कर रहे थे। इंसानी चीखों और आहो बका का शोर भी सुनाई दे रहा था। फिर हमसे बहुत करीब एक जोरदार धमाका हुआ। हम अपनी जगह पर लर्ज कर रहे थे। सुल्तान शाह ने कोठड़ी का दरवाजा खोला और फौरन ही बंद कर दिया। चाय को राकेट इस बाड़े पर आकर गिरा था।
इसका बड़ा हिस्सा मुनहद्दम हो चुका था और फिजा गर्दो गुबार से अटी हुई थी। कंदूर खान को गए हुए ज्यादा देर नहीं हुई थी कि हवेली के अंदरूनी हिस्सों में भी गोलियां चलने लगी। वीरा ने फौरन ही अपनी सब मशीन गन सीधी करके राहदारी में हल्का सा ब्रस्ट मार दिया। ये क्या कर रही हो? मैंने इस्तरारी लहजा में कहा। हम मैदान में उतर चुके हैं, इस वक्त एक ही गोली बहुत कीमती है, हम थैला अपने साथ लटकाए नहीं फिरेंगे। उसकी आंखों में चमक पैदा हो गई। वह हंसकर बोली, काफी दिनों बाद सब मशीन गन चलाई है, मजा आ गया। तो फिक्र न करो, मैं थैले की आखिरी गोली भी इस्तेमाल करके रहूंगी। कंदूर खान ने ढील दी है तो अब मैं तुम्हें अपना तमाशा दिखाऊंगी। हमें दोनों हरीफों के साथ बराबरी का सलूक करना होगा। गोलियों की तड़तड़ाहट सुनकर मैं तेजी से पलटा तो सुल्तान शाह राहदारी के दूसरे सिरे की तरफ ब्रस्ट मारा था, जबकि राहदारी आखिर तक खाली पड़ी थी। क्या हम सब पागल हो गए हैं? मैंने गुस्से के आलम में चीख कर कहा। खून गर्म कर रहा था सुल्तान शाह ने कहा, इधर हमारा कमरा है, वहां एक बोतल में काफी शराब बची हुई है, मैं वीरा के लिए वो बोतल लेकर आता हूँ। वो मेरे कुछ बोलने से पहले ही कमरे की तरफ हो लिया। इस वक्त तुम्हारी कोई बात नहीं सुनेगा, हर एक को इसके हाल पर छोड़ दो, जो जिंदा बचेगा वो कराची लौट जाएगा। तुमने सुना नहीं कि मुझसे हर वक्त भड़कने वाला मेरे लिए शराब लाने गया हुआ है? वीरा इस्तज़ाइया लहजे में कह रही थी। हम लोगों ने तुम्हारी सोच अपना ली है, तो अब तुम फिक्रमंद क्यों हो रहे हो? मैं दिल में पीछो ताप खा के रह गया। पता नहीं वो शिंगारियों से अपने मसाहिब का इंतकाम लेने पर तुल गए थे या वाकई उन्हें हेरोइन के फरोग की सजा देने का इरादा रखते थे। उनकी नीयतों का हाल इन ही को मालूम था। मुझे हैरत इस बात पर थी कि वीरा की प्यास बुझाने के लिए सुल्तान शाह कमरे से पानी के बजाय शराब लेने गया था, जबकि वह हर वक्त मेरी और वीरा की महनोशी पर कड़ी तनकीद करता रहता था। हवेली के अंदर तवातर से फायरिंग होने लगी थी। सुल्तान शाह बोतल ले आया तो वीरा ने 2 घूंट लेने के बाद मेरी तरफ देखा। मैंने गजाला से नजरें चुराकर एक लंबा घूंट अपने हल्क में अंडेल लिया। इसी वक्त सामने से 2 आदमी दौड़ते हुए नमूदार हुए। वीरा ने बायां घुटना जमीन पर टेक कर उन दोनों को बाढ़ पर रख लिया। उनके जिस्मों से खून के कई फवारे उबल पड़े और वो दिलखराज चीखों के साथ वहीं ढेर हो गए। मैं पाइंदा गुल की तरफ चाह रहा हूँ, ये बाड़ा शायद फरार का खुफिया रास्ता है, तुम लोग यहाँ से ना हिलना। मैंने ये कहकर आगे बढ़ना चाहा, लेकिन गजाला ने मेरा बाजू पकड़ लिया। उसका कहना था कि अपने मुनफरिद खदोखाल की वजह से मेरा खूनखार मकामियों की भीड़ में से जिंदा निकलना मुहाल था। एक मरतबा फिर राहदारी में कुछ लोग नमूदार हुए, लेकिन अपने दोनों साथियों की लाशें देखते ही वो जमीन पर गिर गए। मैं सीने के बल जमीन पर लेट गया। वीरा गजाला का हाथ थामकर बिजली की सी तेजी से बगली कोठरी में रेंग गई। मैंने अपनी सब मशीन गन का फायर खोल दिया। दूसरी तरफ से जवाबी फायरिंग हुई और गोलियां मेरे ऊपर से गुजर गईं। इसी वक्त वीरा अपनी कमीनगाह से निकली। खड़े होकर उन लोगों पर पूरा मैगजीन खाली कर दिया और फिजा उनकी दिलदोज चीखों से लर्ज उठी। वीरा दोबारा कोठरी में दुबक गई थी। हवेली में होने वाली बगावत ने पाइंदा गुल के आदमियों के पैर उखाड़ दिए थे, क्योंकि दूसरी तरफ से पहला शिकार आया और सुल्तान शाह ने सफाकाना अंदाज में उसका पूरा बदन छलनी कर दिया। पाइंदा गुल की बराह रास्त सरपरस्ती में हवेली के अंदर परवरिश पाने वाले जुर्म की संगीनी हर शक को शुबे से बाला तरती। वीरा मैगजीन लोड करके एक बार फिर बाहर निकल आई। उसने मुसल्ला दुश्मनों के सामने खड़े होकर अपनी जान की बाजी लगाई थी। वीरा के बजाय मकामियों को फायरिंग करने में पहल करने का मौका मिल जाता तो उसके जिस्म के चीथड़े उड़ जाते, लेकिन इस वक्त वीरा के सर पर खून सवार हो चुका था, इसलिए उसे समझाना बेसूद था। हम लोग इस चूहेदान में घात लगाए बैठे रहे। मुकाबले से भागने वालों की कई टोलियां आई और बुरी तरह लहूलुहान हो गई। कुछ मारे गए, बाज जख्मी होकर वहीं तड़पते और घिसटते रहे। इक्का दुक्का अफराद दूर ही से खतरा भाम कर वापस भाग लिए। वो राहदारी खासी कुशादा थी, लेकिन हर सिरे पर मुतअद्दिद देवहैकल जिस्मों के ढेर होने से रास्ता बिल्कुल मसदूद होकर रह गया था। फिर शायद वापस भागने वालों ने भी उस राहदारी पर हमारे कब्जे की खबर फैला थी, इसलिए थोड़ी देर बाद ही भगोड़ों की उस तरफ आमद का सिलसिला रुक गया। इस खूनरेजी में गजाला ने सिरे से हिस्सा ही नहीं लिया था। हम तीनों को भी उसकी मदद की जरूरत महसूस नहीं हुई थी। हवेली के अंदर और बाहर लड़ाई जारी रही। फायरिंग का इब्तदाई जोर टूट गया था। जोशो खरोश में अंधाधुंध गोलियां बरसाने के बजाय शायद निशानों को ताक ताक कर फायर किए जाने लगे थे। काफी देर बाद हवेली में एक गुलगुला बुलंद हुआ। आसार नाराबाजी की तरफ इशारा कर रहे थे। हवेली के अंदर होने वाली जंग पर उस शोर का नुमाया असर हुआ। थोड़ी देर में बारूदी शोर दम तोड़ने लगा और बतदरीज वो सिलसिला खत्म होता नजर आने लगा। भगोड़ों की आमद का सिलसिला मौकूफ हो जाने के बावजूद हम तैयार बैठे हुए थे कि कंदूर खान लाशों और जख्मियों को फलांगता हुआ हमारे पास आ पहुंचा। उसने सबसे पहले वीरा से हाथ मिलाया, फिर गर्मजोशी से मुझसे लिपट कर फरते जज्बात से रुंधी हुई आवाज में बोला, मुबारक हो, हमने पाइंदा गुल को मार लिया है। उसके हमायती बहुत तेजी के साथ हथियार डाल रहे हैं। ये जंग हमने जीत ली है। मेरे सीने से अलग होकर उसने दोनों हाथों से मेरे साथ मुसाफा किया तो मेरी अना को बहुत सुकून मिला। वो पहला चिंगारी था जिसकी नर्म गुदाज हथेलियों का दोस्ताना दबाव मैंने महसूस किया था। उसने सुल्तान शाह से भी मुआनका किया और मुसाफा किया। गजाला से नरपहाट के साथ हाथ मिलाया, फिर हमारे साथ राहदारी में पड़े हुए लोगों का जायजा लेने में मसरूफ हो गया। उनकी कुल तादाद 14 थी। उनमें से 8 जिंदगी के बखेड़ों से निजात पा चुके थे। 6 अफराद बुरी तरह जख्मी और बेहोश थे। बेरहमाना फायरिंग की वजह से सारी लाशें बुरी तरह उधड़ी हुई थी।
इनका भी किस्सा तमाम कर दिया जाए। वीरा ने मशीन गन की नाल से जख्मियों की तरफ इशारा करते हुए पूछा। नहीं, उसने सख्ती के साथ कहा। हमारे रवाज के मुताबिक हथियार डालने वालों के जख्मी अब हमारी अमान में है। इन लोगों की हर बात अनोखी और निराली थी। वो एक तरफ गद्दार और साजिशी थे और दूसरी तरफ आला तरीन जंगी असूलों के पैरोकार भी। बैरूनी दुनिया से मुनक़ता खित्ते में मैसूर होने की वजह से वो बदतरीन तजादात में मुब्तला थे। वो हमें अपने साथ लेकर एक तरफ चल दिया। हवेली में हर तरफ खून और गोलियों के निशानात बिखरे हुए थे। कहीं कहीं खून आलूद लाशें पड़ी हुई थी। कुछ मायूस और निहत्थे लोग जख्मियों की देखभाल में मसरूफ थे। ये हारने वाले हैं जो हथियार डालने के बाद अपने जख्मी अलग करते फिर रहे हैं। कंदूर खान ने बताया, जंग खत्म होने के बाद हमारे साथी भी यही काम कर रहे हैं, लेकिन वो हथियार बंद है। वो पुरशोक लहजे में हमें बताता जा रहा था कि उन लोगों की हवेली में मौजूद होने की वजह से हमलावरों ने हवेली के आसपास राकेट बरसाए थे। वो बराह रास्त हवेली को निशाना बनाते तो जंग बहुत जल्द खत्म हो गई होती, मगर इस इक़दाम में सिबकतुल्लाह और उसके साथियों की जानों को सख्त खतरा लाहक हो सकता था। मुख्तलिफ पुरपीछ रास्तों से गुजार कर वहां में हवेली के सहन में ले गया, जहां पाइंदा गुल के जख्मों से चूर लाश एक तख्त पर रखी हुई थी। मौत के सरगर्म सौदागर का बदन सर से पैर तक छलनी था। सिर्फ चेहरे पर 5 गोलियों के सुराख थे, जो बाएं आंख, पेशानी और जबड़ों में घुसकर शायद खोपड़ी से निकल गई थी। तख्त के गिर्द लातादाद हथियारों का ढेर पड़ा हुआ था। पाइंदा गुल के इक्का दुक्का हामी इस वक्त भी अपने हाथों में दबे हुए हथियार खामोशी से उस ढेर पर डालते नजर आ रहे थे। तख्त के करीब एक आरास्ता मसनद पर नया सरदार विराजमान था। मैं उसे देखकर ही चौंक पड़ा। इसी वक्त हम दोनों की निगाहें चार हुई। मेरी नजरों में तहय्युर की झलकियां देखकर उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा किसी पत्थर की तरह सख्त और बेजान होता चला गया। क्या देख रहे हो? मसनद पर बैठे हुए सरदार ने सर्द और सपाट लहजे में पूछा। कुछ नहीं, तुम्हें देखकर मेरे हाफजे में माजी की एक तस्वीर उभरी थी। मैंने धीरे से कहा, मेरा ख्याल था कि तुम वो सब भूल चुके होगे। उसकी आवाज काटदार होगी। माजी याद रखने के लिए नहीं होता, तुम्हें भी वो सब भुला देना चाहिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा, मैंने सर झुका कर कहा। वहां उससे बहस की जरा भी गुंजाइश नहीं थी। वह हथियार डालने वाले भी आ रहे थे और उसके मुसल्ला साथी भी अपने नए सरदार के वकार और एहतराम के अलम बरदार बने मुस्तअद खड़े हुए थे। हम दोनों के बराह रास्त मुकालमे से कंदूर खान हैरत से बेहाल हुआ जा रहा था। उसे मालूम था कि उसका आका नकाब पोश के रूप में मुझसे मिल चुका था और मुझे अच्छी तरह पहचानता था, लेकिन यह बात उसके वहमो गुमान में भी नहीं थी कि उनका नया सरदार मेरे लिए अजनबी नहीं होगा। इस वक्त जंगी माहौल बरकरार था। हथियार डाले जा चुके थे, लेकिन फिर भी दोनों फरीकों की वहशतनाक आंखों में खून की प्यास झलक रही थी। फिजा जले हुए बारूद की तेज बू से ज्यादा बोझल थी। चैन के बाद हिस्सों में आग लगी हुई थी। कई मकामात से धुआं उठ रहा था। इस नाजुक माहौल में मैं जरा भी लग्जिश का मुजाहरा करता तो इन बेशुमार कबाइलियों में से किसी के भी गज़ब का निशाना बन सकता था। मेरे जवाब पर नए सरदार के तेवर नरम पड़ गए। फिर आओ चिंगार वैली तुम चारों को अपने मेहमान के तौर पर खुश आमदीद कहती है। जहालत और बर्बरियत का पुराना दौर खत्म हो गया। अब तुम कैदी या यरगमाली नहीं हो। उसने दोनों हाथ फिजा में फैला दी। मैं उस मरदूद के एहतराम में लपक कर आगे बढ़ा और उसने अपनी मसनद छोड़कर मुझे अपने सीने से लगाकर भेज दिया। उसकी गर्म जोशी से मेरी पसलियां कड़कड़ा उठी। मेरा अंदाजा था कि वो गर्म जोशी की आड़ लेकर मुझे अपनी वहशियाना ताकत से मरऊब करना चाहता था। मैं उससे अलग हुआ तो मेरे पीछे वीरा थी और नया सरदार उसी पोजीशन में खड़ा हुआ था। मुझे वीरा की आफियत खतरे में नजर आने लगी। वहां पाए जाने वाले जंगी माहौल में किसी का भी जिनसी शौक बेदार होने का कतन कोई इम्कान नहीं था, लेकिन वो जोश में वीरा को अपनी जोर आजमाई का निशाना बना सकता था। वीरा उसकी तरफ बढ़ी तो उसके बदन ने ऐसी पोजीशन ले ली थी कि वो नए सरदार से बासानी बगलगीर हो सके, लेकिन सरदार ने वीरा से हाथ मिलाकर कर मकदमी कलमात कहने पर इक्तिफा किया। तुम्हें सरदारी का एजाज मुबारक हो, तुमने बहुत भयानक जंग जीत कर यह मकाम हासिल किया है। वीरा ने उसे मुबारकबाद देते हुए कहा। मेरे मुकाबले में उसने हाजिर दिमागी से काम लेने की कोशिश की थी। मरने वाला खुद को खान बाबा, सरदार बाबा और खान आजम कहलवाना पसंद करता था। उसने पाइंदा गुल के बेजान जिस्म की तरफ इशारा करते हुए कहा, खुदा इसकी रूह को ना शर्माए, अब वो हमसे अच्छी जगह है। लेकिन मैं अपने लोगों को बता चुका हूं और तुम भी सुन लो कि मेरा कोई लकब नहीं होगा। मैं सिर्फ सरदार सिबगतुल्लाह शिंगारी कहलवाना पसंद करूंगा। मैं तुम्हारी मुबारकबाद पर तुमको सलाम पेश करता हूँ। वालेकुम अस्सलाम। फिर गहरी संजीदगी के साथ कहा। वो आगे भी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन फौरन सिबगतुल्लाह का मुंह बिगड़ गया और वो वीरा की बात काट कर बोला, मैंने तुमको सलाम नहीं किया था। उसकी आवाज में हल्की सी झल्लाहट थी। तुमने तो कहा था कि मैं तुम्हारी मुबारकबाद पर तुमको सलाम करता हूँ। वीरा मासूमियत से बोली, सरदार सिबगतुल्लाह ने तुम्हारी तारीफ की थी। कंदूर खान ने जल्दी से वजाहत की, या मर्द औरतों को सलाम नहीं करते, सलाम में पहल औरतों को करनी पड़ती है। ओह, वीरा बेखौफी से बोली, शायद दूसरे कबाइल की तरह यहाँ भी औरत को मर्द से कमतर समझा जाता है। औरत और मर्द में कोई मुकाबला ही नहीं है। सिबगतुल्लाह ने अपना फैसला सादर कर दिया। मर्द कमा कर लाता है तो औरत चूल्हा रोशन करती है। जंग, दिफा, ज़रात, कारोबार ये सब मर्द ही करता है, लेकिन हर मर्द को औरत ही जनती है। सरदार सिबगतुल्लाह की बात पर वीरा अड़ गई। हर मर्द को सारी औरतें मिलकर नहीं जनती। हर मर्द की सिर्फ और सिर्फ एक माँ होती है। इन पहाड़ों के फर्जंद अपनी माँ को झुक कर सलाम करते हैं।
उनके कदम छूते हैं, लेकिन वो सारी औरतों को अपनी माँ जैसी इज्जत नहीं दे सकते। आम औरतों को लड़ने और कमाने वालों का एहतराम करना पड़ता है। चाहे यही वजह है कि तुमने डैनी को गले लगाया, लेकिन मुझे कमतर समझकर इस एजाज से महरूम रखा। मेरा बहुत संजीदगी के साथ श्रृंगार वैली के नए हुक्मरान की टांग खींचने पर तुलकी थी। तुम अहमक मालूम होती हो, या शायद तुमको यहाँ के रस्मों रवाज का इल्म नहीं है, या वलायत जैसी बेहयाई नहीं है। अजनबी मर्द और औरत गले मिलते हैं तो फौरन ही गुनाह का बीज परवान चढ़ने लगता है। ये अमकाना बातें ना करो और अपने दूसरे साथियों को भी आगे आने का मौका दो। सिबगतुल्लाह ने गजाला से हाथ मिलाया, सुल्तान शाह को गले से लगाया और फिर अपनी मसनद पर बैठ गया। इस दौरान में वहां हथियार डालने वालों की खासी तादाद जमा हो चुकी थी। हम चारों के हटते ही उन्होंने एक मुनाज़्ज़म कितार की सूरत में पेश करनी शुरू कर दी। सिबगतुल्लाह ने अपने दाहिने हाथ की पुश्त से आगे फैला दी। पाइंदा गुल की निहत्ते और शिकस्त खोरदा हम आई थी। ये के बाद दीगरे सिबगतुल्लाह के हाथ की पुश्त का भरोसा लेकर उससे वफादारी का इजहार करते और आगे बढ़ते रहे। इन्हें मेहमान खाने में ले जाओ। इसी स्ना में सिबगतुल्लाह ने कंदूर खान को हदायत की और यूं हमें वहां से जल्दी रवाना होने का मौका मिल गया। इस खून आशाम लड़ाई में मारे जाने वालों की लाशें यकजा की जा चुकी थी और बहुत से लोग मिलजुल कर जख्मियों की देखभाल करने में मसरूफ थे। मुसल्ला और नहते लोगों में हथियारों के अलावा कोई ऐसा फर्क नजर नहीं आ रहा था जिसके बिना पर यह अंदाजा किया जा सकता कि वो थोड़ी देर पहले एक दूसरे के लहू के प्यासे हो रहे थे। उनके जंगी असूलों के बारे में पहली बात इस वक्त सामने आई थी जब कंदूर खान ने दुश्मन के बेबस कैदियों को अपनी अमान में करार देकर वीरा को उनके कत्ले आम से रोक दिया था। दूसरी अच्छी बात यह थी कि मरने के बाद पाइंदा गुल की लाश की बेहुरमती या तजलील नहीं की गई थी, बस उसके वफादारों के हौसले पस्त करने के लिए उसकी लाश की खामोश नुमाइश की जा रही थी। उन लोगों में इनफरादी सोच या वफादारी के रुझानात सिरे से मौजूद नहीं थे। वो अतात या बगावत भी बाजमात करते थे और उनमें गैर जानबदार तबके का सिरे से वजूद ही नहीं था। अतात और बगावत की हर दो सूरतों में वो सिर्फ अपने सरबराह के हुक्म के पाबंद होते थे और अपने सरों से सरदार का साया उठने के साथ ही बेचू चरा दूसरे फरीक की बालादस्ती को तस्लीम कर लेने के आदी मालूम होते थे। उनके कदीम और निस्बतन महसूर मुआशरे में अमन व आफियत के साथ जिंदा रहने के लिए वो रवैया नागुज़ीर था। अगर वो इक़्तिदार की जंग को इनफरादी अना का मसला बनाने के आदी होते तो गलान और उसके मुजाफात में छिड़ने वाली जंग दूर दराज की आबादियों को भी अपनी लपेट में लेकर तहस नहस कर सकती थी और ऐसी दो चार ही जंगें उनकी पूरी नस्ल को फना के घाट उतारने के लिए काफी होती। मुझे अच्छी तरह अंदाजा था कि हवेली में जंग की खूनरेजी और तबाहकारी के जो दर्दनाक मनाजर नजर आ रहे थे वो इस तबाही का अशरे अशीर भी नहीं थे जो हवेली से बाहर फैली होगी। दोनों फरीकों ने एक दूसरे को गरमाने के बाद कई घंटों तक जमकर आग और खून की भयानक होली खेली थी। मेरा अंदाजा था कि कबायली इक़्तिदार की इस लड़ाई में मरने और जख्मी होने वालों की तादाद बहुत ज्यादा हो सकती थी। कंदूर खान इस बार हमें हवेली में एक मुख्तलिफ समत में ले जा रहा था। चंद मिनट के बाद हम एक खूबसूरत चौबी दरवाजे के करीब पहुंच गए। वो दरवाजा भी सरदार के कमरे के दरवाजे की तरह बहुत वजनी और नक्शदार था। वहां एक चाकू चुबंद शिंगारी चौकी दारी पर ममूर था। कंदूर खान को देखकर उसने अपना दाहिना हाथ पेशानी तक ले जाकर उसे सलाम किया। कंदूर खान ने सर की जुम्बे से उसके सलाम का जवाब देने के साथ ही मकामी बोली में कुछ कहा और उसकी चौकीदार ने मुस्तद्दी के साथ मुनक्किश दरवाजा खोल दिया। कुछ देर पहले जंग छिड़ी हुई थी तो हर शख्स पूरे जोश और खरोश के साथ उसमें मुलव्विस था, लेकिन चौकीदार की वहां मौजूदगी से यह जाहिर हो रहा था कि पाइंदा गुल की हलाकत की खबर फैलने के बाद न सिर्फ जंग बंद हो गई थी बल्कि जंग का ईंधन बनने से बच जाने वाली चिंगारियों ने अपनी पुरानी वफादारियों को भूल भाल कर नहायत नेक नीयती से अपनी अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली थी। इस दरवाजे से अंदर दाखिल होती मुझे अंदाजा हो गया था कि श्रृंगार वैली के सरदार का मेहमान खाना था। इस दरवाजे के साथ ही एक बड़ा सा पायदान पड़ा हुआ था। कंदूर ने अपने जूते वहां छोड़ दिए। हम चारों को नींद के आलम में बेहोश करके फ्लैट की ख्वाबगाहों से अगवा किया गया था, इसलिए हम इब्तदा ही से बरहना पात चले आ रहे थे। हम इस पायदान पर अपने तलवे रगड़ कर आगे बढ़ते चले गए, जहां एक ही किस्म और नमूने के कई बड़े बड़े ऊनी कालीनों ने फर्श का चप्पा चप्पा छुपाया हुआ था। इस कमरे का अर्ज 20 फुट और तूल कमोबेश 30 फुट रहा होगा। उसके दरमियानी हिस्से में मोटे मोटे गाँव तकिए और मुतअद्दिद गद्दियां एक खसूसी तरतीब से रखी हुई थी। दरवाजे की मुखालिफ समत वाली संगी दीवार सपाट थी, अलबत्ता उसके दोनों सिरों पर इतनी जगह छोड़ दी गई थी कि जिसमें से एक आदमी आसानी से गुजर सकता था। इन खाली जगहों में कोई पट या दरवाजा नहीं था। दाहिनी और बाईं जानिब की दीवारों में तीन तीन यकसान दरवाजे नजर आए थे। कंदूर खान बावकार अंदाज में चलता हुआ उस कमरे के वस्त में पहुंचा और एक गद्दी लेकर कालीन पर बैठ गया। तुम लोग भी थोड़ी देर यहाँ आराम करो, उसने फखर अमेज नजरों से हमारी तरफ देखते हुए कहा। दाहिनी और बाईं जानिब तुमको जो 6 दरवाजे नजर आ रहे हैं ये सब सोने के अलग अलग कमरों में खुलते हैं। तुम चाहो तो अलग अलग कमरों में रह सकते हो, चाहो तो औरतें एक जगह और मर्द एक जगह रह सकते हैं। वैसे हर कमरे में 3 आरामदेह सहरियां हैं, इन सबको झाड़ पूंछ कर तैयार कर दिया जाएगा। सामने वाली दीवार के पीछे गुसल खाने वगैरह हैं। मैंने वहां बैठते हुए देखा कि वहां खुश्क मेवों से भरी हुई कई टोकरियां रखी हुई थी। मुझे शिद्दत से एहसास हुआ कि इस रवायती फर्शी निशिस्त गाह में
हुक्का मौजूद नहीं था। चाहोगे तो थोड़ी देर में ताज़ा हुक्का भी फराहम कर दिया जाएगा। मेरी ख्वाहिश सुनकर कंदूर खान हंसते हुए बोला, हम लोग पहले हुक्का ही पीते थे, लेकिन जब से हमने पहाड़ों से बाहर कदम निकाले लोगों में सिगरेट पीने का शौक पैदा हो गया। चाहे ये फैशन इसी तरह नई आबादियों में अपनी जगह बनाता है। अब तुम्हें हमारे इलाकों में बड़ी उम्र के भी सिगरेट पीते हुए नजर आएंगे। यहाँ हुक्का बहुत तेजी के साथ तर्क किया गया। सरदार पाइंदा गुल की जिंदगी में हम चारों को संदल खान का कुर्ब हासिल था। संदल खान का शुमार पाइंदा गुल के चहेते लोगों में होता था। वो हमारे साथ बैठ कर न सिर्फ शराब पीता रहता था, बल्कि चंद ममनू मौजुआत के अलावा दीगर मौजुआत पर खुलकर बातें करता रहता था। हमने उससे घुमा फिरा कर कुछ ऐसी बातें भी मालूम कर ली जो शायद आम हालात में आसानी के साथ हमारे इल्म में ना थी। इससे मेल जोल में एक मरला ऐसा भी आया था कि मुझे उस पर साजियों का सरगना होने का शुबा होने लगा था। लेकिन बाद के वाकयात ने साबित कर दिया था कि संदल खान दिलो जान से पाइंदा गुल का वफादार था। वो पाइंदा गुल के लिए अपनी जान दे सकता था, लेकिन उससे दगा नहीं कर सकता था। मुझे शदीद हैरत थी कि पाइंदा गुल के इक़्तिदार और जिंदगी के लिए वो शख्स जहरीला नाग साबित हुआ था जो पिछले रोज तक अपने आला कारकर्दगी और जाबाजी के किस्से सुनाकर पाइंदा गुल को मसहूरो मरऊब करता रहा था। वो जलालाबाद से लौटकर माल को ठिकाने लगाकर अपने सरदार के लिए न सिर्फ भारी रकम लाया था, बल्कि हेरोइन की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले अहम तरीन केमिकल के 3 ड्रम भी खरीद लाया था। वो इस कदर चालाक और मक्कार था कि उसने गालान पहुंचने के बाद हम लोगों का रुख किए बगैर ही अपने सरदार से बादरान जाने की इजाजत ले ली थी और बज़ाहिर अपने सफर की तैयारियों में मसरूफ हो गया था। पाइंदा गुल और दूसरे चिंगारियों की आंखों में धूल झोंकने के लिए वो सफर की तैयारियों में उलझा रहा था, लेकिन रात के अंधेरे में मौका पाकर हवेली में घुस आया और किसी चोर की तरह मुझसे मुलाकात करके वापस लौट गया। घंटियों वालों की बगावत के सिलसिले में हमें जो शख्स इब्तिदा ही से मशकूक नजर आता रहा वो बिल्कुल बेगुनाह साबित हुआ था और उस मामले से ताल्लुक नजर आने वाला सिबकतुल्लाह इस साजिश का रूह रवां साबित हुआ था। संदल खान के अंजाम के बारे में हमें कुछ इल्म नहीं था, ना ही मैं उस मौका पर उसका जिक्र छेड़कर कंदूर खान को किसी भी तरह चौंकाना चाहता था। मेरे इतना ही काफी था कि शिंगार वैली या गलान में हमारी कैदियों वाली हैसियत खत्म हो चुकी थी और हम आजाद मेहमानों की तरह वहां मुकीम थे। हमें अपने दिल की भड़ास निकालने के लिए संदल खान के मुतबादल के तौर पर कंदूर खान मिल चुका था। हमारे लिए बेहतर यही था कि हम उससे असर नो मालूमात हासिल करने की कोशिश करते और फिर उन्हीं की रोशनी में अपनी जल्द अज जल्द रवानगी का मंसूबा मुरत्तिब करते। लेकिन इन दिनों मेरी और वीरा की सोच एक ही रुख पर चल रही थी। अभी वो सवाल मेरे जहन में था कि वीरा ने कंदूर खान से सवाल कर डाला। मुझे हैरत है कि शिंगार वैली के बुजुर्गों ने यहाँ सिगरेट नोशी के रवाज की मुखालफत नहीं की। आगे चलकर यह रवाज तबाहकुन भी साबित हो सकता है। वो कैसे? कंदूर खान ने हैरत से अपनी पलकें झपकाते हुए कहा, इन पहाड़ों में अफीम और हेरोइन की बहुतात है। वीरा ने कागजी बादामों वाली टोकरी अपनी तरफ सरकाते हुए कहा, यह कोई ढकी हुई बात नहीं है कि महलूल की सूरत में सुरिन से लेने के बजाय दुनिया भर में हेरोइन को सिगरेट के साथ पीने के तरीके मकबूल हैं। सिगरेट की आमद के बाद तुम्हारे नौजवान लड़के भी हेरोइन पीने की तरफ माइल हो जाएंगे। वैसे भी दुनिया भर में सिगरेट नोशी को मुआशरती ऐब करार देकर इसके खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। यूरोप को छोड़ दो, तुम्हारे इससे बरसगीर से जरा और मशरिक में आदि सिगरेट नोशों पर करतीना जैसी पाबंदियां आयद की जा चुकी। वो हवाई अड्डों वगैरह पर बरसे आम सिगरेट नहीं पी सकते। अपना शौक पूरा करने के लिए उन्हें शीशे की दीवारों वाले मखसूस और दूर अफ्तादा कमरों का रुख करना पड़ता है, जहाँ हर रंगो नस्ल और तबके के लोग नदीदों की तरह सिगरेटों के सिरे चूस चूस कर एक दूसरे पर गलीज धुएं उगलते रहते हैं। लेकिन शिंगार वैली में इसका उलट हो रहा है। लोग तेजी के साथ हुक्के को भूलकर सिगरेट नोशी में मुब्तला होते जा रहे। तुम अपने हिसाब से ठीक कह रही हो। कंदूर खान के होंठों पर आरफाना से मुस्कुराहट फैल गई। उसने बराह रास्त वीरा की तरफ देखते हुए कहा, शिंगार वैली में कानून और इख्तियार के 2 सरचश्मे, एक सरदार और दूसरा चिरगा। सरदार का हर फैसला अटल और आखिरी होता है, लेकिन जहां वो जरूरत महसूस करता है वहां चिरगे से राय ले लेता है। मरहूम पाइंदा गुल ने जिरगे के मशवरे के बाद शिंगार वैली में सिगरेट लाने और पीने की इजाजत दे दी थी, लेकिन यहाँ का कोई बच्चा भी हेरोइन की एक चुटकी इस्तेमाल करने की जुर्रत नहीं कर सकता। मैंने महसूस किया कि उसने पाइंदा गुल के नाम के साथ मरहूम का साबका लगाकर अपनी उस रवायती रवादारी को बरकरार रखा था जो जंग खत्म होने के बाद दोनों फरीकों में नुमाया तौर पर कार फरमा नजर आ रही थी।